जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हेमेंद्र एकेडमी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर मैं आज पुनः आ गया हूं आपके सीटेट एग्जाम जो कि 6 सितंबर 2026 को होना है। आज जो देखेंगे वहां सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी का टॉपिक है। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया हुआ था। ये दिसंबर 2019 का है। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखना 60 अंकों का अकेला एसएसटी का प्रश्न रहेगा। ऐसे में आप जितना ज़्यादा तैयारी करोगे वहाँ आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? बताना है आपको। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण। एक चीज देखना, 1857 के पहले अंग्रेजों के अधिकार के तौर पर सिर्फ कंपनी का अधिकार भारत में था, सरकार का नहीं। फिर 1857 की जो घटना हुई ना, उसके बाद जो है पूर्ण ढंग से कंपनी के अधिकार को हटाकर अंग्रेजों ने स्वतंत्र रूप से यहाँ पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया। तो ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। क्योंकि कंपनी ने भारतीय मामलों को ढंग से नहीं संभाल सका, इसलिए 1857 की घटना हुई। इस प्रकार से इसका आंसर बी रहेगा। चलिए दूसरा प्रश्न है। निम्न में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? बताओ। लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, प्रतिनिधि यहां पर दिया हुआ है। ऑप्शन को पढ़ लेना, पढ़ने के बाद आंसर लगाना। जैसे कि यहां पर जनता को मतदान का अधिकार, ये हमारे लोकतंत्र का एक अधिकार है, यानी कि भारतीय संविधान में इस चीज का उल्लेख है, ये हमको अधिकार दिया है। मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव करना, ये भी है, ठीक है। प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि हम जिसे चुन रहे हैं उसे निर्णय निर्माण के लिए पावर दे रहे हैं, तो ये भी ठीक है। लेकिन विशेषता नहीं है, तो फिर डी रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। तो एक चीज बताओ, हमारे देश में कुछ नियम कायदे कानून बनते हैं, तो उसमें जनता का प्रत्यक्ष सहभागिता रहता है क्या? नहीं, अप्रत्यक्ष रहता है। कैसे? हमने जो है अपने विधायक है, अपने सांसद है, लोकसभा सदस्य है, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं और वही जाके नियम कायदे कानून बनाते हैं। इसका मतलब ये अप्रत्यक्ष हुआ। लेकिन यहाँ पर लिखा है प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष तो कोई भी ऐसा नहीं करता। इसका मतलब लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, डी ऑप्शन। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। आंसर लद्दाख रहेगा, ठीक है। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा गया है। चौथा प्रश्न है। भारत में अपील प्रणाली या पौनवार्दिक प्रणाली किसे कहते हैं? बताओ। अपील प्रणाली या पौनवार्दिक प्रणाली। दोस्तों इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई न्यायालय कुछ फैसला सुनाते हैं तो उस फैसले को हम इस न्यायालय के उच्च न्यायालय में जाकर पुनः उस चीज के लिए अपील कर सकते हैं, सुधार के लिए कर सकते हैं। यानी कि निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? बताना है कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। अच्छा, प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं, इसके लिए आपको चारों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि देखो, इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदी मौजूद है। अब देखो यहीं पर ही फर्क है। जैसे कि ये हमारा भारत देश है, ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार मतलब ये वाला क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। तो इस पठार में पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदी, तो लक्षण नहीं है, तो यही रहेगा ऑप्शन। क्योंकि महानदी छत्तीसगढ़ से बहते हुए उड़ीसा के साथ बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है
और कृष्णा नदी जो कि महाराष्ट्र से निकलती है और ये आंध्र प्रदेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, यानी कि पूर्व की दिशा में। और यहाँ पर लिखा है पश्चिम दिशा में, यानी कि इस तरफ, तो ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब यही आंसर सही रहेगा, जो कि प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। तो प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण क्या क्या है? वह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, ये उत्तरी मैदान है, इसके दक्षिण में है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली जैसे खनिजों की प्रचुरता है, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर है राजस्थान के एरिया में अरावली पर्वत। यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है, ये भी सही है। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन अफ्रीका महाद्वीप के बारे में सही है? कौन सा कथन अफ्रीका महाद्वीप के बारे में सही है? क्या आ जाएगा इसका आंसर? अफ्रीका महाद्वीप ये जो है, जैसे कि 7 महाद्वीप है, इसमें से एक महाद्वीप है। और इसके बारे में जो सही है कि देखना, जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप कुछ इस प्रकार से है, इसमें जो रेखा है, कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा गुजरती हैं। विश्व में 7 महाद्वीप है, जिसमें से एक ही ऐसा महाद्वीप है जिसमें 3 रेखा एक साथ गुजरती हैं। जैसे ग्लोब है, अब ग्लोब को एक निर्धारित किया गया है अक्षांश और देशांतर में, तो अक्षांश में 0 अंश क्या है? 0 अंश जो है विषुवत रेखा है, और इसके 23.5 अंश ऊपर कर्क रेखा है, 23.5 अंश नीचे मकर रेखा है। तो ये जो तीनों रेखा है वहां क्या है? अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। इसका मतलब सी ऑप्शन सही रहेगा। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि बताइए। शरद ऋतु जो ठंड के समय है, इसमें वर्षा होती है, खासकर से जो तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश में। तो ये क्यों होती है, ये पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करके आप लगाने का प्रयास करो। देखो दोस्तों, आपके पास ना समय बहुत कम है, क्योंकि 6 सितंबर को आपका एग्जाम है। अब जब समय कम है तो सबसे ज़्यादा आप ये प्रयास करो कि PYQ क्वेश्चन को हल करने का, जितना हो सके, जहाँ से मिल सके, चाहे पुस्तक के माध्यम से हो या यूट्यूब के माध्यम से हो, आपके लिए बेहतर रहेगा। क्या जाएगा इसका आंसर? पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है। अरब सागर से बंगाल की खाड़ी। अरब सागर जैसे कि देखो, ये हमारा भारत देश का दक्षिणी हिस्सा है, ये अरब सागर है, यहाँ पर हिंद महासागर है, और ये बंगाल की खाड़ी, यानी कि इस दिशा से यहाँ प्रवाहित होती हैं, और यहीं पर जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। 8वां है, निम्न में से कौन सा भ्रंशोत पर्वत है? बताओ कौन सा भ्रंशोत पर्वत है? ऐसे प्रश्न आते हैं तो कंफ्यूज ये रहता है कि इसका मतलब क्या होता है। मैं अभी बताऊंगा आपको। इसका मतलब देखो, भ्रंशोत या ब्लॉक पर्वत कहते हैं, इसे ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं। इसका निर्माण पृथ्वी की ऊपरी सतहों के ऊपर उठने या बहुत बड़े भाग के टूटकर ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित होता है, जिसे द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, यूरोप में वासेज पर्वत या साल्ट रेंज जो कि पाकिस्तान में है, ये सभी इसी का हिस्सा है। यानी कि यहाँ पर जो लिखा है ना भ्रंशोत, ये जो है वासेज पर्वत को कहते हैं, या क्या है, ब्लॉक पर्वत को कहते हैं। जैसे कि भी एक और उदाहरण बताया, यहाँ पर साल्ट रेंज, ये पाकिस्तान के हैं। अगर यही बस दिया रहता मान लो जाए ग्रुप में साल्ट रेंज, तो वो सही रहता। ठीक है, तो आंसर ए रहेगा। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाती है? जैसे कि देखो, अंतरिक्ष से क्या है, छोटे छोटे जो धूमकेतु के कुछ कण रहते हैं, छोटे चट्टान रहते हैं, वो सभी जब पृथ्वी पर आते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये पृथ्वी हो गया। ठीक है, पृथ्वी है, और इसके जो पहला आवरण है, इसे क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। उसके बाद समताप मंडल,
जिसमें एरोप्लेन चलता है, ठीक है। एक आते हैं मध्यमंडल, और इसी मध्यमंडल के अंतर्गत जब वह कण या पत्थर वायुमंडल में प्रवेश करता है तो जल जाता है, जलने के बाद वह धूल के कण में बन जाता है, इसलिए कुछ समय के बाद वहां दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर एक और मंडल है जिसे आयन मंडल या बाह्य मंडल कहते हैं, जिसमें सैटेलाइट यहाँ पर है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। मान लो जब प्रश्न आता है तब की बात है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल की किस सतह में आने पर जल जाता है, तो आंसर रहेगा मध्यमंडल में। ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। ऋतु प्रवास मतलब देखो शब्द से ही बहुत बेहतर ढंग से समझाया है, लोगों के आवागमन से। ऋतु प्रवास में देखना अलग अलग ऋतु है, और खासकर से अगर हम देखें तो जो भेड़ बकरी का चराने वाले लोग हैं या घुमंतु लोग हैं, वो ऋतुओं के आधार पर अलग अलग जगह जाते हैं, ठीक है। तो इसे ही कहा गया है ऋतु प्रवास से जुड़ा हुआ, जो कि लोगों के आवागमन से संबंधित है। ब्राजील के कंपोज और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। बताइए, ब्राजील के कंपोज और वेनेजुएला के लानोस। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा उष्णकटिबंधीय घास स्थल से। याद रखना, जैसे कंपोज है, पंपास है, या कुछ पेरी है, अलग अलग, जैसे कि विश्व में बहुत ऐसे क्षेत्रफल है जो कि एक बहुत बड़े मतलब लाखों किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत घास का मैदान है, और ये उष्णकटिबंधीय घास का स्थल है, जो कि ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? काफी इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में आता है, इसलिए आपको याद रखना है। देखो ये जो है ना, आंसर रहेगा अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका मतलब देखो, जैसे ये पृथ्वी है तो ऊपर एक है अटलांटिक, यहाँ पर क्या है अंटार्कटिका। तो इसी अंटार्कटिका में क्या है, इसी अंटार्कटिका में, हालांकि यहाँ पर इंसानों के लिए रहने के लिए स्थल नहीं है क्योंकि ये बर्फ से ढका हुआ है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन विभिन्न देशों का रिसर्च सेंटर यहीं पर है। हमारे भारत देश का भी यहीं पर है, जो कि जो यहाँ पर लिखा है मैत्री, ये दूसरे क्रम का है, यानी कि यहाँ पर भारत देश के कुल 2 संस्थान हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था। आंसर रहेगा सी नंबर का, और इनकी जो स्थापना है 1989 में की गई थी। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? तो खनिज के संदर्भ में सही नहीं है, बताओ, एक एक को पढ़ना है पहले। सभी खनिज अधात्विक होते हैं, तो यही ऑप्शन रहेगा सही नहीं है, क्योंकि सभी खनिज अधात्विक नहीं, कुछ खनिज अधात्विक होते हैं और कुछ खनिज धात्विक होते हैं। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ है, सही है। इनका एक निश्चित रासायनिक घटक संगठक होता है, ये भी सही है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, ये भी सही है। लेकिन जो सही नहीं है वहां पहला ऑप्शन रहेगा। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्न में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? भारत में आरंभिक मानवों का, जैसे कि भारत देश में पहली बार जब मानव यहाँ पर रहने के लिए आए या रहने का जैसे कि प्रारंभ हुआ, तो उसके लिए एक प्रारंभिक स्रोत माना गया है। तो भाई कोई ना कोई स्रोत किसी चीज को देखकर पढ़कर समझ सकते हैं कि हाँ इस समय मानवों का अभ्युदय हो गया था, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये रहेगा मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला से। याद रखना, हालांकि यहाँ पर मध्य प्रदेश का लिखा है, लेकिन देश में और ऐसे भी जगह बहुत जगह है जहाँ पर शैल चित्र यानी कि पत्थरों पर उकेरा हुए चित्र हैं। इससे ये पता चलता है, यानी कि उसके कार्बन डेटिंग निकालकर, कि इनकी जो समय है वहाँ कब से कब तक के बीच में रहा होगा। और यहाँ पर जो और ऑप्शन दिए गए हैं उस हिसाब से मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला सही रहेगा, क्योंकि ये अन्य 3 की अपेक्षा बहुत पुरातन है। मध्य प्रदेश की जो शैल चित्रकला है यहाँ, जैसे कि भीमबेटका की गुफा, ये इसी से संबंधित है। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, बताओ, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, तो क्या पढ़ाया जाता था? ब्रिटिश काल के बाद ही ये सिस्टम आए हैं
कि बच्चों को पढ़ाना है, इतने उम्र तक पढ़ाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। लेकिन ब्रिटिश काल के पहले ज़्यादातर गुरुकुल था। अब उस गुरुकुल में एक परंपरा थी कि बच्चों को साल भर पढ़ाना है, उसमें गर्मी छुट्टी है, शीतकालीन छुट्टी है, ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ज्ञान जो है सदैव प्राप्त करना चाहिए। हाँ, लेकिन कटाई के समय, क्योंकि उस समय ज़्यादातर लोग किसान थे, तो किसानों के बच्चों को कुछ समय के लिए खेती किसानी में सहयोग प्रदान करने के लिए, फसल कटाई करने के लिए समय में छोड़ा जाता था, ताकि वह अपने खेतों में जाकर काम कर सके अपने घर के। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। हम यह आज कैसे मानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। अब बताओ आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे समय, यानी हम आज से अगर हजारों साल पहले की बात में देखें तो यहाँ पर हमारे कुछ ऐसा था, या सिंधु घाटी की सभ्यता थी, वहाँ पर कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। भाई कोई ना कोई अवशेष प्राप्त होते तभी तो पता चलता है ना। इसी प्रकार से है, महाराष्ट्र के एक जगह है, महाराष्ट्र के पटने पुरातन पुरा स्थल में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। और जब उनका अध्ययन किया गया तो ये पता चलता है कि ये जो अंडे हैं वहाँ पूरा पाषाण युग के है। इसका मतलब है कि पूरा पाषाण काल में शुतुरमुर्ग होते थे हमारे देश में। सी ऑप्शन सही रहेगा। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, अब देखो बौद्ध धर्म में दो अलग अलग पार्ट हैं, महायान और हीनयान। तो हीनयान और महायान, ठीक है, तो इसका एक अलग अलग सब में मान्यता है। प्रश्न के हिसाब से क्या है कि महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, देखो इसमें जो है मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा और तक्षशिला का पतन हुआ। मूर्तियों में बुद्धि की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान की प्राप्ति करना बाकी था। अब देखो क्या लिखा है, महायान बौद्ध धर्म। तो भाई जब तक गौतम बुद्ध जिए तब तक उन्होंने मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं किया, और जैसे ही महायान बने तो गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं बनना प्रारंभ हो गई, यानी कि मूर्ति पूजा जो है प्रारंभ हो गया। तो यही आंसर इसका सही रहेगा, सी नंबर। अगला है, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है, बताओ। दोस्तों ये खिजली वंश है, तुगलक वंश है, गुलाम वंश है, ये सभी क्या है, दिल्ली में सल्तनत काल का समय है, जो कि सल्तनत काल का समय है 1206 से लेकर कब तक चला है, 1526 तक, क्योंकि 1526 के बाद मुगल वंश स्थापित होता है बाबर के द्वारा। अब देखो 1206 में जब गठन किया गया तो एक चीज देखना, ये सभी ऑप्शन को आप पढ़ लेना। दिल्ली पर सत्ता रहकर बंगाल पर भी शासन होता था, ठीक है, दिल्ली पर सत्ता रहकर बंगाल पर भी शासन होता था। लेकिन आज की तरह नहीं है, आज दिल्ली में एक कुछ नियम बनते हैं, तत्काल 1 सेकंड में बंगाल चला जाता है, लेकिन उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं था। इसका मतलब है दिल्ली पर रहकर नियंत्रण तो बंगाल का करता था, लेकिन कहीं न कहीं इन सभी प्रांतों को नियंत्रित करना बहुत ही ज्यादा कठिन था, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, डी ऑप्शन सही रहेगा। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकारा गया है? तो भाई सभी चाहते हैं कि जो हम सांस ले रहे हैं वहाँ प्रदूषण मुक्त हो, अच्छा पानी पिए, स्वस्थ जीवन जिए, ये हमारा सबका अधिकार है। कैसा अधिकार है? जीवन जीने का अधिकार है। इसका मतलब है प्रदूषण रहित हवा का अधिकार, ये हमारे जीवन के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? बताना है, विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण जो है यहाँ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, भारत का अगर वर्णन किए नेहरू जी, तो इन्होंने हमारे देश के बारे में कहा कि विविधता में एकता। क्या है? विविधता में एकता, यानी कि हमारे देश उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम पूरी तरह से
विविधताओं से भरा हुआ है, लेकिन इन्हीं विविधताओं के बीच में एकता है। आंसर बी रहेगा। लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं। अब एक चीज देखो, हमारे देश में जो संविधान है उसमें एक प्रावधान है, राज्यसभा के लिए 12 सदस्य, लोकसभा के लिए 2 सदस्य, जिनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। जैसे कि कोई कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट हो, कोई खेल के क्षेत्र में हो, कुछ विज्ञान के क्षेत्र में हो, तो ऐसे जो उत्कृष्ट होते हैं उन सभी का चयन किया जाता है। कुल मिलाकर 14 ही है। यहाँ पर लोकसभा का पूछा है, इसका मतलब 2 आंसर सही रहेगा और ये 4 में है, यानी कि डी में है। 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर खालिस्तान हो गया। याद रखना है कि 2006 से पहले यानी कि लगभग 200 साल तक यहाँ पर राजतंत्र था, राजा का शासन था, लेकिन 2006 के बाद यह बदल गया और अब जो है लोकतंत्र हो गया, यानी कि अपना प्रधानमंत्री जनता चुनता है। ऐसा नहीं कि उनका बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा, तो राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्र स्थापित किया गया। 23वां प्रश्न है कि जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है। कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है, बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च किया जा सके। ठीक है, सैन्य बल न रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च किया जा सके, और यही है कोस्टा रिका उपागम। यानी कि सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षित पेयजल, आवास, स्वच्छता और पोषण जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर वर्ष 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को खालिस्तान यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की गई। बताओ, विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को खालिस्तान, सड़कों पर, गाड़ियों में, कार्यस्थल पर या वैवाहिक संबंधों में। आंसर रहेगा कार्यस्थलों पर, है ना। जो कार्य करने के लिए जाते हैं उनको कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचने के लिए कही गई है। इसके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। किसमें? 1997 में भारतीय उच्च न्यायालय की तरफ से। भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए डी के बसु निर्देश क्या है। बताओ, डी के बसु निर्देश क्या है? क्या है डी के बसु निर्देश? ये होता है गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया से जुड़े निर्देश। ठीक है, इसको याद रखना है। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन से श्रेणी के अधिकारों को स्वीकार करता है? तो बताना है वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन से श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? तो आंसर रहेगा अनुसूचित जनजाति। ठीक है, अनुसूचित जनजातियां इसका आंसर सही रहेगा। दोस्तों, इसे जैसे कि वन अधिकार कानून 2006 को और अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे कुछ अनुसूचित जनजाति अधिनियम भी कहते हैं, इसे जनजाति भूमि अधिनियम भी कहते हैं, इसे आदिवासी अधिकार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। बताओ, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों को प्रतिभूति देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहे। ठीक है, तो ये इसका आंसर सही रहेगा, ए ऑप्शन। 28वां, निम्न में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक का अधिकारी। भाई लेखापाल तो होता ही है, लेखपाल। पटवारी भी यहाँ ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। भूमि रिकॉर्ड अधिकारी भी रहते हैं, जैसे पटवारी हो गया, ये सभी तहसीलदार ही सभी। लेकिन नगर निगम, वार्ड काउंसिल यह नहीं है, क्योंकि नगर निगम के लिए ही होता है, बड़े शहरों के लिए। 29वां है, भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं।
तो बताओ राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है वहां कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। याद रखना, केंद्र सरकार के पास यहाँ अधिकार होता है। हालांकि इसे राष्ट्रपति के द्वारा चयन किया जाता है। राष्ट्रपति के यहाँ प्रसाद पर्यंतक यहाँ कार्य करता है। दोस्तों अंतिम का प्रश्न अब आप लोगों के लिए होमवर्क है और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा है? बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बहादुर शाह जफर या नाना साहेब? इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।